तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। देखिए, आज से हम एक नया पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इस पोर्शन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम करेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या कर दीजिए या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर दीजिए। इसमें क्या करेंगे, हम पार्ट वाइज जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है पढ़ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो छोटे पार्ट होंगे वो एक ही में कंप्लीट हो जाएगा, एक ही वीडियो में। जो बड़े पार्ट में हो, जो बड़ा पार्ट होगा वो 2 वीडियो में हो जाएगा, और जो ज़्यादा बड़े होंगे 3-4 वीडियो लगेंगे। चलिए ऐसे हम करते जाएंगे। आइए अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, वो देखिए 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ऐसा आप कर सकते हैं, या कंसिस्ट ऑफ कह सकते हैं कि ये 3 चीज़ों को कंसिस्ट करता है। ठीक है, उसमें सबसे पहली चीज़ जो कंस्टिट्यूट करता है वो है प्रीएम्बल। या प्रीएम्बल हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं इसको। ठीक, एक प्रीएम्बल 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, एक प्रीएम्बल 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद जो है हम प्रीएम्बल देखते हैं सबसे पहले कि प्रीएम्बल क्या है। चलिए देखिए ऐसे ही देखते जाएंगे। अभी के लिए जो है प्रीएम्बल देखिए क्या है। देखिए तो प्रीएम्बल में देखेंगे तो प्रीएम्बल एक बेसिक, प्रीएम्बल को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है या सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन इसी आधार पे बनाया गया। ठीक है, इससे क्या है कि हमको ये पता चल जाता है कि उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे या जो फ्रेमर्स थे, ठीक है, उनके माइंड में उस वक्त क्या रहा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त उनको क्या लगा होगा कि हमको अपनी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का चाहिए और हमारी कंट्री हमको किस तरह की चाहिए, हम उसका फ्यूचर किस हिसाब से देखते हैं। तो वो चीज़ जो है वो है प्रीएम्बल। आइए देखते हैं प्रीएम्बल के बारे में। अगर जो और आपको पता करना है तो आप चलिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगली चीज आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए एक चीज तो मैं ये बता दे रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू के जो है एक स्पीच का पार्ट है। ठीक, अभी आप हमको ये बता दिए उस स्पीच का नाम क्या है। ठीक है, कमेंट कीजिए। आइए प्रीएम्बल स्टार्ट करते हैं। प्रीएम्बल में एक चीज आप ध्यान देंगे, देखिए यहाँ कुछ लेटर्स जो है कुछ वर्ड्स देखिए कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं और कुछ वर्ड स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं। आप भी प्रीएम्बल अगर लिखेंगे, और लिखेंगे ही लिखेंगे, 10-20 बार प्रीएम्बल लिख लेंगे। प्रीएम्बल तो एकदम याद होना चाहिए। जैसे यूपीएससी है, पीसीएस है, या कोई भी एग्जाम है, आप एसएससी छोटा एग्जाम है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसमें प्रीएम्बल से क्वेश्चन नहीं आया और डायरेक्ट क्वेश्चन आता। ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा प्रीएम्बल में सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर डेमोक्रेटिक एक कौन सा और वर्ड है जो है, तो वो रिपब्लिक रहेगा। या फिर ये पूछ देगा, ऐसा दे देगा कि प्रीएम्बल में डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर लिख देगा और एक और वर्ड एक्स्ट्रा डाल देगा। ठीक है, और पूछेगा कि इनमें से कौन सा वर्ड नहीं है, तो वो आपको बताना होगा। तो ये चीज, ये तो आपको एकदम ऐसे रट जानी चाहिए। चलिए अभी के लिए इसको देखते हैं। देखिए तो ये क्या कह रहा है, देखिए वी कह रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कह रहा है हम जो कि भारत के नागरिक है। देखिए पीपल ऑफ इंडिया भारत के लोगों के बारे में बात कर रहा है। ठीक, जितने कैपिटल लेटर है ये सारे अंडरलाइन आप जरूर कर लेंगे। देखिए हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, कह रहा है हम जितने, जो उस समय जो फ्रेमर्स थे वो ये सोचे हैं कि हम जो कि इंडिया के लोग हैं, ठीक है, या फिर भारतवर्ष के जो लोग हैं, ठीक, वो सोलेमनली का मतलब बताइए। देखिए ऐसे वर्ड जो आपको फंसेंगे, सोलेमनली है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूट तो समझ पा रहे होंगे। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है बताइए। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है बनाना। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूट इस तरह का है, सॉवरेन है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है, जो भी वर्ड आपको फंसेगा आप उसकी डायरेक्ट हिंदी या सिंपल एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे। देखिए हम भी लिखे हैं, देखिए ऐसे लिख लेंगे। देखिए सोलेमनली मतलब होता है सत्यनिष्ठा पूर्वक, हिंदी से शायद आप समझ पाए, सत्यनिष्ठा पूर्वक मतलब ट्रूथफुली, समझ रहे हैं, कहने का मतलब ये है। देखिए तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली मतलब ट्रूथफुली, सत्यनिष्ठा पूर्वक, ठीक, रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, देखिए इंडिया को किस चीज में कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है। देखिए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक, ये कह रहा है इंडिया को जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। देखिए सॉवरेन का क्या मतलब है। सॉवरेन का मतलब है नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी अदर कंट्री, मतलब किसी और अदर कंट्री से हम कंट्रोल्ड नहीं है, ये बताया जा रहा है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है।
सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी, ठीक, मतलब हम सोशलाइज हैं, हम समाजवादी हैं, समझ रहे हैं। और सेकुलर का मतलब होता है नॉट कंसर्न्ड विथ रिलीजन, मतलब हम किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं, सीधी बात है, हम सेकुलर हैं, हम किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं, यहाँ सबका वेलकम है। जैसे इंडिया के बारे में एक बहुत फेमस बात यह है कि इंडिया अपने दोनों हाथ खोल के हर धर्म हर जाति के लोगों को वेलकम करता है, तो वो इसी के बदौलत है, सेकुलरिज्म के बदौलत है, ठीक। उसके बाद देखिए, तो आप देखिए प्रियम्बल में, तो प्रियम्बल में आपको देखने को मिला सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर। सॉवरिन बता ही दिया आपको, इंडिपेंडेंट, सोशलिस्ट बता दिया, समाजवादी, सेकुलर बता दिया, धर्म। डेमोक्रेटिक आपको पता ही है, बताइए डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है, आप कमेंट कीजिए। डेमोक्रेटिक मतलब रिपब्लिक, गणतंत्र की बात कर रहा है, ठीक। और देखिए एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, और कह रहा है अपने सारे सिटीजन्स को सिक्योर करता है। क्या सिक्योर करता है, तो देखिए जस्टिस, जस्टिस सिक्योर करता है। जैसे जस्टिस के बाद जो चीजें लिखी हुई हैं वो ये बताता है कि किस तरह की जस्टिस को सिक्योर करता है। तो किस तरह की जस्टिस, सोशल मतलब सोशल जस्टिस को, इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिक जस्टिस को, और पॉलिटिकल जस्टिस को। तो सिक्योर करता है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इन तीन तरह की जस्टिस को। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब बताइए, लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंसी, ठीक, सोचने की आजादी, समझ रहे हैं। तो लिबर्टी किस किस चीज की, देखिए थॉट की लिबर्टी, एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इतने तरह की लिबर्टी प्रोवाइड सिक्योर कर रहा है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब देखिए इक्वालिटी, तो किस तरह की इक्वालिटी, इक्वालिटी किस तरह की, तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, स्टेटस की इक्वालिटी, ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी, समझ रहे हैं। एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, और कह रहा है और इनके बीच में प्रमोट करता है क्या, फ्रेटर्निटी। बताइए फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है। देखिए फ्रेटर्निटी का मतलब ये होता है देश के लिए प्रेम को फ्रेटर्निटी कहते हैं, समझ रहे हैं। तो फ्रेटर्निटी एश्योरिंग डिग्निटी टू इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की डिग्निटी, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है, जिससे क्या है कि एक इंडिविजुअल की डिग्निटी जो है, एक इंडिविजुअल का जो रिस्पेक्ट है वो एश्योर होता है। और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और एकता और संप्रभुता जो है राष्ट्र की वो भी निश्चित होती है, ठीक, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक। आइए देखिए आगे प्रियम्बल क्या कह रहा है। इसके बाद प्रियम्बल की कुछ अंतिम लाइनें हैं, देखिए। तो कह रहा है इन आवर, कह रहा है इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कह रहा है हम अपनी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में क्या, दिस ये ध्यान दीजिए 26th डे, 26वां दिन किसका, नवंबर का, ऑफ नवंबर 1949, डू हियर बाई एडॉप्ट, डू हियर बाई एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव, कह रहा है हम एडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और देते हैं खुद को, क्या, टू आवरसेल्फ, देते हैं खुद को क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन को देते हैं, ठीक है। तो याद रखिए पेपर में कम से कम 20-25 बार ये सवाल आ चुका है, कहना चाहिए अगर जो आप यूपीएससी से उठाकर और ये देखने लगे पीसीएस तक, तो दोनों को कंबाइन कर जाए तो 20-25 बार तो कम से कम आया है कि किस डे को जो कॉन्स्टिट्यूशन है एडॉप्ट इनेक्ट हुआ था, एडॉप्ट हुआ था या इनेक्ट हुआ था, तो वो 26 नवंबर 1949 उसका आंसर है, ठीक। ये देखिए इसी तरह ये पूछ चुका है आपको, देखिए सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक की इंडिविजुअल मीनिंग पूछ चुकी है। तो आपका होमवर्क ये है कि आप ये सब का डेफिनेशन राइट करेंगे। जस्टिस किस तरह की प्रोवाइड करता है, देखिए कितने क्वेश्चन यहां बन रहे हैं, जस्टिस किस तरह प्रोवाइड करता है, तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इसे ध्यान रखेंगे। ये पूछ देगा पेपर में प्रीलिम्स में कि जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीनों के अलग स्टेटमेंट पूछेगा, एनी 1 ट्रू, एनी 2 ट्रू, एनी 3 ट्रू, देख ही रहे हैं आजकल का पेपर। उसके बाद देखिए लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स, ये प्रियम्बल का एक एक लाइन खुद में एक क्वेश्चन है, तो ये चीज एकदम प्रियम्बल आप एकदम रट ही लेंगे। चलिए देखिए प्रियम्बल कंप्लीट हो गया, अब अगला है पार्ट्स के बारे में हम करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि किस पार्ट में क्या इंक्लूडेड है।
ठीक, किस पार्ट में क्या इंक्लूडेड है, ये पार्ट्स करते हैं। देखिए इसके बाद देखिए पार्ट्स हम करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो सबसे फर्स्ट पार्ट है, ठीक, पार्ट 1 जो है, ठीक, वो क्या कंस्टिट्यूट करता है, तो वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन और उनकी टेरिटरी के बारे में जो है। पार्ट 2 जो है सिटीजनशिप के बारे में है, ठीक। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, ठीक। पार्ट 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जी हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी बोलते हैं। जी हाँ, बहुत क्वेश्चन आता है डीपीएसपी से, तो डीपीएसपी है, ठीक। फिर फोर्थ ए जो है, पार्ट 4 है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है। पार्ट 5 यूनियन के बारे में है, ठीक। पार्ट 6 जो है स्टेट्स के बारे में है। पार्ट 7 जो है द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, कह रहा है फर्स्ट शेड्यूल में जो कुछ स्टेट्स हैं 7th पार्ट में वो हैं, ठीक, उनके बारे में दिया हुआ है, ठीक। पार्ट 8 जो है वो देखिए यूनियन और यूनियन टेरिटरी के बारे में बताता है, ठीक। पार्ट 9 पंचायत, समझ रहे हैं, पंचायत मतलब पंचायत, पंचायती राज, इससे डील करता है, ठीक। पार्ट 9A जो है म्युनिसिपैलिटीज के बारे में डील करता है। पार्ट 9B जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में डील करता है। पार्ट 10 जो है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में डील करता है। पार्ट 11 जो है रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, या फिर इसको अगर जो आप लक्ष्मीकांत प्रीफर कर रहे हैं तो उसमें सेंटर स्टेट रिलेशंस दिया होगा। जी हाँ, यही वाला टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद देखिए पार्ट 12 देखिए, तो पार्ट 12 जो है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स के बारे में जो है बता रहा है। पार्ट 13 जो है वो बता रहा है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसके बारे में बता रहा है। देखिए पार्ट 14 सर्विसेज एंड यूनियन, सर्विसेज एंड द यूनियन एंड द स्टेट्स, यूनियन और स्टेट्स की जो सर्विसेज है उनके बारे में है। पार्ट 14A ट्राइब्यूनल्स के बारे में है। पार्ट 15 जो है वो इलेक्शंस के बारे में है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट 15 वाला। चलिए आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे हम आपको टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बताते जाएंगे। देखिए पार्ट 16 जो है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस है, ठीक। पार्ट 17 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में है, ठीक। पार्ट 18 जो है वो इमरजेंसी प्रोविजन है, ठीक। पार्ट 19 मिसलेनियस है। पार्ट 20 जो है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जाता है, ठीक। पार्ट 21 जो है वो टेम्पोररी और टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस है। और पार्ट 22 जो है, जो सबसे लास्ट पार्ट है, वो शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स के बारे में बताता है, ठीक। ये सारे पार्ट हैं। आप एटलीस्ट देखिए हो, कई बार ऐसा होता है, होता क्या है, होगा ही। देखिए 395 आर्टिकल तो आप नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन पार्ट्स जो हैं सारे, ठीक, आप एटलीस्ट आपको ये पता रहेगा कि ये पार्ट इस चीज से डील करता है। जैसे पार्ट 1 में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 1 में 4 आर्टिकल कंस्टिट्यूट करते हैं, आर्टिकल 1 to 4, ठीक। तो ये 1 2 3 4 जो आर्टिकल कंस्टिट्यूट करते हैं पार्ट 1 में, तो आपको ये पता होगा कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से डील करते हैं। आपको पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, ये आपको पता रहेगा, तो आपको ये पता रहेगा कि इससे इतने तक के आर्टिकल 5 से 12 तक के आर्टिकल सिटीजनशिप से डील करते हैं, समझ रहे हैं। ऐसे जो है आपको आइडिया रहता है, तो आप ये जरूर याद कर लेंगे कि पार्ट, और देखिए 22 ही पार्ट है, रोज 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। और एक बार इस पे कमांड हो गया तो आर्टिकल्स पे कमांड हो जाएगा, मैं गारंटी करता हूं कि कमांड हो जाएगा। चलिए ऐसा ही कमांड होता है, आप पहले उसको जो है बड़ी चीज़ों को छोटे चीज़ों में ब्रेक डाउन कीजिए और फिर उस पर जाइए। तो अभी पार्ट आप जरूर पूरा पार्ट जो है सारे लर्न कर लेंगे। चलिए आइए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। इस वाले वीडियो में जो है हम फर्स्ट पार्ट टोटल कंप्लीट कर लेंगे, मतलब आर्टिकल 1 2 3 एंड 4 जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो है आगे देखेंगे। चलिए देखिए फर्स्ट आर्टिकल के बारे में आइए देखते हैं। देखिए जी हाँ, ये है आर्टिकल 1।
आर्टिकल 1 देखिए, तो आर्टिकल 1 में क्या है, नेम एंड टेरिटरी। देखिए ये जो है ऑरेंज कलर से जो लिखा होगा वो आपको ये बताएगा कि वो वाला आर्टिकल क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, उस आर्टिकल में क्या है। तो फर्स्ट आर्टिकल में नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन के बारे में दिया है कि नेम और जो है टेरिटरी है यूनियन की जो टेरिटरी है, ठीक, उनके बारे में जो है जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनके विषय में दिया हुआ है। देखिए तो इसका फर्स्ट क्लॉज ये कहता है इंडिया दैट इज भारत। ये चीज जरूर आप याद रखेंगे कि ये इंडिया दैट इज भारत। अभी देखिए राजनीति में तो नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ दिन पहले बहुत बवाल हुआ था। आप विकास देवी कीर्ति सर का अगर जो देखते हैं तो उन्होंने भी ये बात कहा था कि इंडिया दैट इज भारत की जगह भारत दैट इज इंडिया रहता। चलिए इस सब में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए बस हम ये देखते हैं कि इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, ठीक। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमको एक बात तो पता चल जा रही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया और भारत दोनों नाम के लिए प्रोवाइड करता है। ऐसे पेपर में अगर जो आगे आगे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया के लिए प्रोवाइड करता है या भारत के लिए, देखिए अगर जो ऐसी स्टेटमेंट आती है तो स्टेटमेंट राइट अवे रॉन्ग है, ठीक। वो दोनों के लिए प्रोवाइड करता है। ऐसा होना चाहिए कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इंडिया एंड भारत। इंडिया और भारत अगर जो आ गया, दोनों में से कोई एक आ गया तो वहीं तुरंत स्टेटमेंट रॉन्ग लगा के चले आइएगा। चलिए देखिए सेकेंड क्लॉज क्या कहता है। सेकेंड क्लॉज कहता है द स्टेट्स एंड द टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। कह रहा है जो स्टेट्स हैं सारे, ठीक, जो स्टेट्स हैं और जो टेरिटरी हैं वो शैल बी स्पेसिफाइड। कह रहा है वो स्पेसिफाइड होनी ही चाहिए फर्स्ट शेड्यूल में। मतलब फर्स्ट शेड्यूल में जितने भी स्टेट्स और टेरिटरीज हैं वो जो है स्पेसिफाइड होने चाहिए, उनका नेम जो है, समझ रहे हैं। स्पेसिफाइड होने का मतलब यह है कि जितने स्टेट्स हैं उनके नेम या जितनी टेरिटरीज हैं उनका नेम जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड होना चाहिए। देखिए थर्ड क्लॉज क्या कहता है इस आर्टिकल का, वो थर्ड क्लॉज कह रहा है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज। कह रहा है इंडिया की जो टेरिटरी है वो क्या क्या कंप्राइज कर सकती है, क्या क्या हो सकता है उसमें। तो देखिए क्या क्या हो सकता है। देखिए ऐसे हम पढ़ते हैं, ये आर्टिकल 1 है, ये क्लॉज 1 है, आर्टिकल 1 क्लॉज 2, आर्टिकल 1 क्लॉज 3। और जब इसके अंदर एक क्लॉज दिखेगा तो इसको सब क्लॉज कहते हैं, सब क्लॉज ए, ठीक। तो ऐसे पढ़ेंगे आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए। देखिए तो सब क्लॉज ए ये कह रहा है द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स। कह रहा है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज। क्या क्या कंप्राइज करता है, द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, मतलब स्टेट की जो टेरिटरी है वो जो है कंप्राइज करता है। सब क्लॉज बी ये कह रहा है द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। कह रहा है सारी यूनियन टेरिटरीज जो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड हैं वो। और सब क्लॉज सी कह रहा है सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड, और अदर टेरिटरीज जो एक्वायर्ड हुई हैं। चलिए दो एग्जांपल है, दोनों मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए गोवा और पौंडीचेरी जो है वो एक्वायर्ड टेरिटरीज का एग्जांपल है, ठीक। इस तरह की टेरिटरी जो बाद में एक्वायर्ड कर ले, जैसे 1971 का जो वॉर था, ठीक है, तो उसमें इंडिया जो है बांग्लादेश में जब गया, ठीक है, और बांग्लादेश को लिबरेट किया, तो इंडिया के पास एक ऑप्शन ये भी था कि वो उसकी टेरिटरी को एक्वायर कर लेता, और अगर जो एक्वायर करता तो वो इंडिया जो है इंडियन टेरिटरी का पार्ट होता है। ये कह रहा था टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कम, लेकिन हमने एक्वायर नहीं किया, हमने लिबरेट कर दिया, उसको आज़ाद कर दिया कि भैया जाइए आप अपने हिसाब से दीजिए जिए, उनको उनकी आज़ादी दिलवाई, ठीक। चलिए आर्टिकल 1 इसी के साथ फिनिश होता है। आइए आर्टिकल 2 देखते हैं किस बारे में। तो देखिए आर्टिकल 2 जो है वो एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। कह रहा है आर्टिकल 2 जो है वो एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स है, कि न्यू स्टेट का एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट का प्रोसीजर जो है आर्टिकल 2 में दिया है। देखिए वो क्या है, द पार्लियामेंट में बाई लॉ। कह रहा है पार्लियामेंट जो है, समझ रहे हैं, पार्लियामेंट की बात कर रहा है, पार्लियामेंट में बाई लॉ एडमिट। कह रहा है पार्लियामेंट नियम के अनुसार जो है एडमिट कर सकता है किसी भी यूनियन में, इनटू द यूनियन, और इस्टेब्लिश या फिर इस्टेब्लिश भी कर सकता है, ठीक। न्यू स्टेट मतलब देखिए कहने का मतलब ये, या तो किसी भी चीज को एडमिट कर सकता है एक यूनियन में, किसी चीज को एक यूनियन में एडमिट कर सकता है, या नया स्टेट भी स्टेब्लिश कर सकता है ऑन सच टर्म एंड कंडीशन
और उस टर्म और कंडीशन पे जो उसको सही लगता है, एज इट थिंक्स फिट, मतलब जो पार्लियामेंट को सही लगता है उस टर्म और कंडीशन पे जो है वो नए स्टेट्स को फॉर्म कर सकता है या उसको एडमिट कर सकता है यूनियन में। ठीक, आर्टिकल 2 इस बारे में था। आइए आर्टिकल 3 देखते हैं क्या है। देखिए आर्टिकल 3 थोड़ा लेंथी आर्टिकल है, ध्यान से देखेंगे। देखिए आर्टिकल 3 में फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। जी हां, आर्टिकल 3 जो है वो नए स्टेट्स का फॉर्मेशन, उनके एरिया का अल्टरेशन, बाउंड्रीज का फॉर्मेशन या फिर बाउंड्रीज का अल्टरेशन और उनके नेम का अल्टरेशन जो है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं मतलब जो पहले से ही स्टेट्स हैं, ठीक, उनके अल्टरेशन उनके एरिया में, बाउंड्री में या नेम में जो है सुनिश्चित करता है। देखिए अभी देखिए आर्टिकल 3 के हम आइए देखते हैं आर्टिकल 3 के अंदर क्या इंक्लूड होता है। देखिए तो कह रहा है पार्लियामेंट में बाई लॉ, पार्लियामेंट नियमानुसार, पार्लियामेंट में बाई लॉ, ठीक, कह रहा है क्लॉज सब देखिए, ये देखिए सब क्लॉज ए में क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। कह रहा है फॉर्म अ न्यू स्टेट मतलब कोई भी एक नया राज्य बना सकता है किस तरह से, बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, मतलब किसी भी राज्य को विभाजित करके नया राज्य बना सकता है। इस वाले का एग्जाम्पल तेलंगाना है। देखिए तेलंगाना इसी तरह बना है, ठीक। या फिर आप ये कहिए कि जब वेस्ट बंगाल से बिहार यूपी अलग हुआ, सॉरी बिहार और यूपी पहले एक में था, तो वेस्ट बंगाल से जब यूपी अलग हुआ तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है। या फिर उत्तर प्रदेश से जो बिहार अलग हुआ है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। या फिर बिहार से जो झारखंड अलग हुआ है वो भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक। और बाई कह रहा है या बाई यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, कह रहा है या तो किसी 2 स्टेट्स को यूनाइट भी कर सकता है, जिस तरह 2 स्टेट को सेपरेट कर सकता है उसी तरह 2 स्टेट को यूनाइट भी कर सकता है। मतलब अगर जो कल उसको मन हुआ कि उत्तर प्रदेश को और बिहार को फिर से जोड़ के एक नया स्टेट बना दे तो वो है, उसके बारे में ये लिखा है, ठीक। फिर कह रहा है और पार्ट ऑफ स्टेट और यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू द पार्ट ऑफ एनी स्टेट। कह रहा है देखिए बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, कह रहा है किसी 2 स्टेट्स को यूनाइट कर सकता है और पार्ट ऑफ स्टेट या किसी स्टेट के, किसी 2 स्टेट के पार्ट को, मतलब एक स्टेट का कुछ पार्ट एक स्टेट का कुछ पार्ट बना दिया, ठीक। या फिर और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी, कह रहा है किसी और टेरिटरी, कोई फॉरेन टेरिटरी, ठीक, टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, उसको किसी पार्ट में जोड़ दिया, ठीक, ये भी कर सकता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ स्टेट का जो है इतना प्रोसीजर है। तो पहला प्रोसीजर ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। तो फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, किसी स्टेट से सेपरेट करके, या यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट, या 2 स्टेट को यूनाइट करके, और पार्ट ऑफ स्टेट बाय यूनाइटिंग, और पार्ट ऑफ स्टेट या किसी स्टेट्स के पार्ट को, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, मतलब किसी टेरिटरी को किसी स्टेट के पार्ट से जोड़ के। इतने प्रोविजन है स्टेट बनाने के, ध्यान रखिएगा। फिर सब क्लॉज बी देखिए क्या कह रहा है। सब क्लॉज बी कह रहा है इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट की एरिया को इंक्रीज कर सकता है। यहां तक बाउंड्री थी, यहां तक बाउंड्री कर दिया, ठीक। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट की एरिया को डिमिनिश भी कर सकता है। पहले बाउंड्री यहां तक थी, अब बाउंड्री यहां तक हो गई, ठीक। अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, किसी जो है स्टेट की बाउंड्री को अल्टर कर सकता है, बाउंड्री आगे पीछे कर सकता है, ठीक। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, और किसी स्टेट का नेम जो है वो अल्टर कर सकता है। इसका एग्जाम्पल जो है उत्तराखंड है। पहले उत्तरांचल हुआ करता था, अभी उत्तराखंड नाम है उसका। चलिए देखिए, अभी वेस्ट बंगाल को भी बताइए, आप कमेंट कीजिए कि वेस्ट बंगाल का नाम चेंज करके क्या रखने का प्रस्तावना, मतलब बार बार किस चीज की डिमांड हो रही है कि इसका नाम ये कर दिया जाए। चलिए देखिए, नॉर्थ ईस्ट में भी 1-2 जगह हैं जिनका नाम बताइए कमेंट में कि चेंज करने के लिए बताया जा रहा है, तो वो कौन सी जगह है। चलिए देखिए, अब ये कह रहा कि इतना काम हो सकता है, ठीक, लेकिन इसका प्रोसीजर ये जी नहीं है, ऐसे नहीं है कि कैसे भी हो जाएगा, कब होगा उसके बारे में देखिए। तो ये कह रहा है प्रोवाइडेड दैट, कह रहा है प्रोवाइडेड दैट मतलब किस केस में, देखिए नो बिल फॉर द पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस्ड
इन द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेप्ट, मतलब कह रहा है कोई भी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, न कि राज्यसभा में और लोकसभा में, किसी में भी, जब तक कि रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ना हो, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, एंड अनलेस, और तब तक, वेयर द प्रपोजल कंटेंट इन द बिल अफेक्ट्स द एरिया, या तो फिर जो प्रपोजल है वो जो प्रपोजल है बिल का वो इफेक्ट कर रहा है एरिया, बाउंड्री या नेम ऑफ एनी स्टेट, ठीक, किसी भी स्टेट के नेम, एरिया या बाउंड्री को जो है वो अफेक्ट कर रहा है, ठीक। देखिए द स्टेट, ठीक, द बिल हैज बीन रिफर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट, या द बिल जो है वो रिफर का प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट के लेजिस्लेचर को अगर जो प्रेसिडेंट बिल रिफर किया है फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज, उसके व्यू को एक्सप्रेस करने के लिए, देयर ऑन विद इन सच पीरियड, मतलब किसी पीरियड में प्रेसिडेंट अगर जो रिकमेंड किया है या फिर रिफर किया है किसी भी स्टेट के पास, कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास बिल को देखने के लिए और अपना व्यू रखने के लिए, तो विद इन सच पीरियड मतलब किसी पीरियड के अंतर्गत 2 महीना 6 महीना जो भी पीरियड है, एज में बी स्पेसिफाइड इन रेफरेंस, या तो उसमें स्पेसिफाइड कर दिया हो प्रेसिडेंट कि भैया इतने दिन में आप जवाब दीजिए, ठीक, या फिर जो लॉ कहता है उतने दिन में, विद इन सच फर्दर पीरियड एज प्रेसिडेंट अलाउ, वही कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट अलाउ करा उतने पीरियड में, एंड द पीरियड सो स्पेसिफाइड, या फिर पीरियड जो है स्पेसिफाइड जो है वो एक्सपायर कर गया, इतना होना चाहिए। देखिए एक्सप्लेनेशन, देखिए क्या है एक्सप्लेनेशन में, एक चीज ध्यान रखेंगे, अभी हम जो पढ़ रहे थे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि कुछ वर्ड्स जो हैं वो अपनी मीनिंग चेंज करते हैं। तो अभी के लिए देखते हैं इस आर्टिकल के लिए क्या कह रहा है इन दिस आर्टिकल इन क्लॉज ए टू ई, जो ए टू ई वाला हम क्लॉज पढ़े थे, एक सेकेंड रुकिए, ये जो ए टू ई वाला क्लॉज है, ये जो ए टू ई वाले ये जो क्लॉजेस पढ़े थे, ठीक, इन क्लॉजेस के अंदर में कह रहा है जो स्टेट है, स्टेट जो है वो सिर्फ स्टेट जो है एज इन मीनिंग स्टेट की बात नहीं कर रहा है, मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं स्टेट का मतलब उत्तर प्रदेश है, ठीक, और अंडमान निकोबार नहीं है, जी नहीं, स्टेट जो है वो यूनियन टेरिटरी को भी इंक्लूड कर रहा है। स्टेट इस समय बस ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी वो दोनों को इंक्लूड करता है, लेकिन अगर जो किसी प्रोविजन में स्टेट लिखा हुआ है, ये चीज ध्यान रखिएगा, किसी प्रोविजन में अगर जो स्टेट लिखा हुआ है तो वो यूनियन टेरिटरी को नहीं इंक्लूड करता। यही जो ये सारी जो चीज़ें हैं यही कंफ्यूज कर देती है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसको बड़ा ध्यान रखिएगा कि ए टू ई वाले में जो स्टेट है वो तो यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड कर रहा है, लेकिन किसी प्रोविजन में अगर जो इंक्लूड हुआ है स्टेट तो वो यूनियन टेरिटरी को नहीं इंक्लूड कर रहा है, ठीक। सेकेंड एक्सप्लेनेशन में कह रहा है द पावर कन्फर्ड ऑन द पार्लियामेंट बाई क्लॉज है, कह रहा है क्लॉज ए में जो पार्लियामेंट पे पावर कन्फर करी गई है, स्टेट देखे थे ना कैसे कभी जोड़ के कभी तोड़ के कभी बाउंड्री अल्टर करके वो जो स्टेट बनाने का जो पावर कन्फर्ड किया गया, ठीक, टू फॉर्म न्यू स्टेट और ए यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, ठीक, और यूनियन टेरिटरी टू एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इसके बारे में कह रहा कि द पावर कन्फर्ड ऑन द पार्लियामेंट बाई क्लॉज ए इंक्लूड्स, क्लॉज ए में जो पावर कन्फर किया गया वो इंक्लूड क्या क्या करता है ये बताया जा रहा है आपको। इंक्लूड करता है पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट, नया स्टेट फॉर्म करने का पावर, यूनियन टेरिटरी, नया यूनियन टेरिटरी फॉर्म करने का पावर, बाय यूनाइटिंग पार्ट ऑफ एनी स्टेट, किसी भी जो है स्टेट के पार्ट को यूनाइट करके या फिर यूनियन टेरिटरी के पार्ट को यूनाइट करके, और टू एनी अदर स्टेट, किसी अदर स्टेट में उसको मर्ज करके या यूनियन टेरिटरी में मर्ज करके, ये बातें कह रहा। इसके बाद जो है लास्ट आर्टिकल बनता है आर्टिकल 4। आइए देखते हैं आर्टिकल 4 को। यह देखिए अभी आपके सामने आर्टिकल 4 है, तो आइए देखते हैं आर्टिकल 4 में हमको क्या क्या देखने को मिलता है। देखिए आर्टिकल 4 में देखिए कि क्या हमको मिलेगा। देखिए लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2, कह रहा है आर्टिकल 2 में और 3 में जो लॉज हम पढ़े थे, प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड द 4th शेड्यूल, कह रहा है एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, कह रहा है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 वो प्रोवाइड कर रहे हैं अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल और 4th शेड्यूल, ठीक, किस केसेस में, सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। फर्स्ट क्लॉज कह रहा है
एनी लॉ रिफर्ड टू इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, कह रहा है कोई भी लॉ जो आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में रिफर कर रहा है, सेल कंटेन, कह रहा है उसके अंदर जो है वो कंटेन करना चाहिए सच प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, मतलब वो फर्स्ट शेड्यूल के अमेंडमेंट का प्रोविजन जो है वो कंटेन करना चाहिए। ठीक, ये देखिए ये लिमिटेशन है बाकी के आर्टिकलों की, ये चीज ध्यान रखेंगे, ये कंपल्सन है, तो ये बता रहा है कि क्या होना ही चाहिए। तो सेल कंटेन प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल, ठीक, एज मे बी नेसेसरी टू गिव अफेक्ट टू द प्रोविजंस, जैसे कि प्रोविजंस को इफेक्ट देने के लिए जो भी नेसेसरी हो उसके लिए, ठीक, ऑफ द लॉ एंड मे ऑल्सो कंटेन, और कह रहा और वो जो है और क्या कंटेन कर सकता है, तो सच सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ऐसा सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो भी कंटेन कर सकता है। ठीक, इसका मतलब ये है कि इंक्लूडिंग प्रोविजन एज टू रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, मतलब प्रोविजन इंक्लूड करे जिससे रिप्रेजेंटेशन हो सके पार्लियामेंट में, एंड इन द लेजिस्लेचर और द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, या इन लेजिस्लेचर जो कि लेजिस्लेचर में, या फिर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट जो है स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, ठीक, और स्टेट्स अफेक्टेड बाई सच लॉ, और या फिर जो स्टेट्स अफेक्ट कर रहे हैं उस लॉ को, इसका प्रोविजन जो है प्रोविजंस इंक्लूडिंग प्रोविजंस एज टू रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट, मतलब रिप्रेजेंटेशन हो पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में, और स्टेट अफेक्टेड बाई सच लॉ। ठीक, उसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एज पार्लियामेंट में डीम्स नेसेसरी, मतलब जो पार्लियामेंट को नेसेसरी लगता है उस हिसाब से। ठीक, और इसका सेकेंड क्लॉज ये कह रहा है नो सच लॉ एफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368, मतलब कह रहा है जितने भी हमने पढ़े, ठीक, जो लॉ अभी तक पढ़े, मतलब जो प्रोविजंस पढ़े, ठीक, शैल बी डीम्ड, मतलब ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है, लेकिन ये अमेंडमेंट जो है ये आर्टिकल 368 के पर्पज का नहीं है, मतलब ये इस तरह का अमेंडमेंट 368 आर्टिकल 368 जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो है इसका आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, मतलब ये 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट नहीं हुआ है। ये कह रहा नो सच लॉ एज एफोरसेड shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 368, मतलब कोई भी अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 368 के पर्पज में नहीं हुआ है, ये चीज ध्यान रखेंगे, एकदम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी के साथ जो है सारे जो है आर्टिकल 4 के साथ जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन और फर्स्ट पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम सेकेंड पार्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, अगर जो कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं कर पाएंगे तो 2 वीडियो में करेंगे। ठीक, अभी कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर ही लेना है। देखिए कोशिश करेंगे कि पेपर के पहले कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, देखिए क्या हो पाता है। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर जो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।